तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, तो बने रहे मेरे साथ। तो प्रोजेक्टाइल, तो सबसे पहले तो बच्चों हमें यही पता होना चाहिए कि भाई प्रोजेक्टाइल किसे बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल है क्या बेसिकली बच्चों? तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी चीज को फेंक दो और वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर ही मूव करे, तो उसे बच्चों हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा कि प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट which is thrown in such a way that it is moving only under the effect of under the effect of gravity alone। कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया और हमने इस तरह से उसको फेंका, थ्रो किया कि अब उस पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रही है? ग्रेविटी लग रही है। तो उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो ये तो डेफिनेशन है। अब आपको एक इसके सिंपल सिंपल एग्जांपल्स देता हूं, वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज दोस्तों, आप अपने घर की छत पे चले गए। ठीक है, ये आपका प्यारा प्यारा घर है और इस घर की छत पे आप चले जाते हो। ये हो आप। ठीक है, अब आप क्या करते हो? आपके पास एक बॉल है, आप उस बॉल को फेंकते हो। ठीक, जब आप उस बॉल को फेंकोगे तो क्या वो हमेशा के लिए, आपने मान लो उस बॉल को सीधा फेंका है सपोज, क्या वो हमेशा सीधा जाएगी? नहीं। जब आप इस बॉल को फेंकोगे तो ये बॉल कुछ इस तरह से जाएगी। देखो, जैसे ही आप इस बॉल को फेंकोगे तो बॉल कुछ इस तरह से जाएगी और ग्राउंड पे गिरेगी जाके, है ना। बॉल कुछ इस तरह से जाएगी और कहाँ जाके गिरेगी बच्चों? ग्राउंड पे जाके गिरेगी। तो अब जब ये बॉल नीचे गिर रही थी तो इस पे सिर्फ और सिर्फ कौन एक्ट कर रहा था? हमारी प्यारी प्यारी ग्रेविटी, मतलब धरती की सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एक यही इकलौती फोर्स है जो इस टाइम पे जब ये बॉल नीचे आ रही थी इस पे एक्ट कर रही थी, है ना। जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो बॉल क्या कहलाएगी? प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि जब ये बॉल नीचे गिर रही है तो इस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है जो एक्ट कर रही है, जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, धरती की तरफ खींच रही है। ठीक है ना, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो कोई भी चीज बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करे उसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे हमने बॉल फेंक दी तो ये बॉल को फेंकना भी क्या है? एक प्रोजेक्टाइल है। इसके अलावा और भी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि सपोज जेवलिन थ्रो, आपने सुना होगा कि ओलंपिक्स में गेम होती है कि मान ले ये एक एथलीट है और इसने जो है एक भाला ऊपर की तरफ फेंक दिया है। ये जो भाला है इसका मोशन भी कैसा होगा? मतलब इस भाले को भी हम क्या बोलेंगे भाई? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब इसको फेंका जाएगा तो इट इज आल्सो अ प्रोजेक्टाइल। इस पे सिर्फ और सिर्फ भी क्या लग रही है? ग्रेविटी एक्ट कर रही है। और भी बहुत से एग्जाम्पल है भाई प्रोजेक्टाइल के। जैसे मान लिया कि ये एक पानी का पाइप है बच्चों, ठीक है, और इस पाइप में इधर से पानी आ रहा है। तो जैसे ही पानी बाहर आएगा तो पानी का आपको पता है मोशन कुछ इस तरह से गिरेगा पानी। तो पानी भी यहाँ पे क्या हो गया कि पानी की जो बौछार हो रही है इट इज आल्सो अ प्रोजेक्टाइल। तो कुछ भी बच्चों, कुछ भी जब हम फेंकते हैं और अगर उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। जैसे सपोज ये कोई एरोप्लेन है, ठीक है, ये कोई एरोप्लेन है, ठीक है, लड़ाकू जहाज है ये, और इसने कोई बॉम्ब फेंका। तो एरोप्लेन से जब कोई बॉम्ब जाएगा तो इट इज आल्सो अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना, तो ये जो बॉम्ब फेंका गया बच्चों, तो बॉम्ब फायर्ड फ्रॉम अ
एरोप्लेन इज आल्सो अ प्रोजेक्टाइल। इसी तरह से बच्चों अगर हम किसी बुलेट को भी फायर करते हैं गन से, देन बुलेट इज आल्सो अ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि कभी ना कभी उस पे जब बुलेट एक बार जब गन से निकल जाती है तो उस पे सिर्फ और सिर्फ कौन लग रहा है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में मूव करती है। तो कोई भी चीज अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में मूव करे तो उसे बच्चों हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब प्रोजेक्टाइल में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट एक्ट, ठीक है ना। आप उसे प्रोजेक्टाइल तभी बोलोगे जब उस पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रही हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। कोई और फोर्स का मतलब यहां मेरा बच्चों किससे है, जैसे कि किसी चीज के इंजन की फोर्स है ना, इंजन की फोर्स नहीं लगनी चाहिए, या कोई और भी तरह से किसी और तरीके से भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पे नहीं लगनी चाहिए। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो प्रोजेक्टाइल नहीं है, नॉट अ प्रोजेक्टाइल। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आपको दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कंसेप्ट कि कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें हम प्रोजेक्टाइल नहीं बोलेंगे। एक बर्ड है बच्चों, ठीक है, ये जो बर्ड है फ्लाइंग बर्ड, ये एक प्रोजेक्टाइल नहीं है। फ्लाइंग बर्ड को बेटा मैं प्रोजेक्टाइल बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो फ्लाइंग बर्ड है उस पे ग्रेविटी तो लग रही है, धरती की ग्रेविटी की जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो लग रही है, लेकिन इसके अलावा ये जो बर्ड है अपने पंखों से भी फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे ग्रेविटी के अलावा भी फोर्स लग रही है, इसलिए बर्ड एक प्रोजेक्टाइल नहीं है। इसी तरह से कोई भी प्लेन है, कोई हेलीकॉप्टर है, उसको भी हम प्रोजेक्टाइल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी और भी कई तरह की फोर्सेस लग रही हैं। ये कोई हेलीकॉप्टर है जो मूव कर रहा है, इस हेलीकॉप्टर को भी मैं प्रोजेक्टाइल नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पंख घूमने की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है। इसी तरह से बच्चों कोई रॉकेट है, उस रॉकेट को भी मैं प्रोजेक्टाइल नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस रॉकेट पे भी उसके इंजन की वजह से फोर्सेस लग रही हैं। तो ये भी प्रोजेक्टाइल नहीं, ये भी प्रोजेक्टाइल नहीं। तो आई थिंक यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि कब किसी चीज को प्रोजेक्टाइल बोलना है और कब नहीं बोलना है, ठीक है। कि सिर्फ और सिर्फ भैया ग्रेविटी ही लगनी चाहिए तभी हम उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक। अब कुछ अजम्पशंस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते टाइम। उन अजम्पशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन ये है कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल के मोशन को स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे हम एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि भाई एयर की वजह से भी तो फोर्स लगती है ना। तो ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स पे एयर की वजह से फोर्स कम लगती है, कि अगर आपने कोई बॉल फेंक दी तो बॉल पे एयर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम लगेगा। तो हम यहाँ बॉल के केस में एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हम एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है वो कैसा होता है, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, कि भाई मोशन मोशन मतलब कि प्रोजेक्टाइल कैसे मूव करता है। प्रोजेक्टाइल को स्टडी करने के लिए कुछ इक्वेशंस हम निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है, प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो दो मोशंस के कॉम्बिनेशन से बना है। प्रोजेक्टाइल के मोशन में दो तरह का मोशन है। नंबर 1 पे हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल मोशन, और नंबर 2 पे बच्चों आता है हमारे पास वर्टिकल मोशन। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल के मोशन को हम दो मोशंस में डिवाइड कर सकते हैं, एक है हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन और एक है हमारा वर्टिकल मोशन। तो दो तरह के मोशन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है, वर्टिकल मोशन क्या है, ये आपको बता देता हूं। हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब होता है मोशन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना।
क्या होता है? मोशन पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। और वर्टिकल मोशन का मतलब होता है बच्चों मोशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब जब किसी प्रोजेक्टाइल को मूव करवाया जाता है तो उसके मोशन को हम दो मोशंस के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में स्टडी करते हैं। एक तो है हॉरिजॉन्टल मोशन और एक है बच्चों हमारा वर्टिकल मोशन। अब आपको दो चार बातें याद रखनी है कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाएगा तो हॉरिजॉन्टल मोशन में उस पे किसी तरह की कोई फोर्स नहीं लगेगी और वर्टिकल मोशन में फोर्स लगेगी, वो है हमारी ग्रेविटी। देखो मान लिया बच्चों मैंने एक बॉल को फेंका, ये एक बॉल है, इसको मैंने फेंका, ठीक है। और जब ये बॉल को मैंने फेंका तो धीरे धीरे बॉल कहां जाएगी? नीचे भी जाएगी, ठीक है, इस तरह से गिरेगी बॉल। अब इस बॉल का ना मोशन, दो तरह का मोशन बॉल शो कर रही है। एक तो बॉल मूव कर रही है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, है ना, एक बॉल कहां मूव कर रही है भाई? एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है ना। और एक बॉल हमारी वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है। आप देख सकते हो बॉल आगे भी जा रही और नीचे भी आ रही। तो दो तरह का मोशन जो है हमारी बॉल शो कर रही है, एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है और वाई डायरेक्शन में भी आ रही है। तो इसके पास दो मोशन हो गए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, दो तरह के मोशन हो गए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। तो दो तरह के मोशन इस बॉल के पास है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको स्टडी करता हूँ, अब मान लिया बच्चों मैंने शुरू में इसको सारी की सारी स्पीड किस डायरेक्शन में दी थी? एक्स। अभी वाई डायरेक्शन में इसको मैंने कोई स्पीड नहीं दी थी, वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है? सपोज 0। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगी वाई डायरेक्शन की इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। तो ये कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। पता है ना धरती के सरफेस के पास कितनी वैल्यू होती है इसकी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 9th में भी पढ़ा है आप, ठीक है ना। धरती इसको नीचे खींचेगी तो इस पे वाई एक्सिस में एक फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, ये है इसका वर्टिकल मोशन। और ये आगे जाएगी कितनी वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से। अब आप एक चीज ध्यान रखो, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल बेटा मूव करता है तो उस पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा एक्स डायरेक्शन में। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी प्रोजेक्टाइल है वो अपने हॉरिजॉन्टल मोशन में कैसे मूव करता है भाई? कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। लेकिन वर्टिकल मोशन में वो एक्सेलरेशन से मूव करता है, कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब वर्टिकली उसके नीचे जाने की स्पीड बढ़ती जाती है टाइम के साथ, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन में आगे जाने की स्पीड नहीं बढ़ती। ठीक, तो अब हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है बच्चों, उसमें हम दो केस स्टडी करते हैं। एक है प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल और एक होता है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। तो आज की क्लास में सिर्फ हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो पहला पार्ट हम प्रोजेक्टाइल के मोशन का स्टडी करने वाले हैं जो है प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल fired parallel to horizontal। ठीक, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम स्टडी करेंगे बच्चों। अब प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि आपने जब प्रोजेक्टाइल को फेंका, फायर करने का मतलब है प्रोजेक्टाइल को फेंकना। कैसे फेंका? हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, मतलब धरती के सरफेस, मतलब हॉरिजॉन्टल पे फेंका, ठीक है ना, कि धरती के सरफेस के पैरेलल फेंका। देखो अभी सब समझते हैं इसको। आपको जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज आप कहीं किसी ऊंचाई वाली जगह पे चले गए और वहां से, ये मान लिया आप हो
ठीक है। और आपने क्या किया, आपने एक बॉल ली और उस बॉल को फेंका। कैसे फेंका? हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, धरती का सरफेस, ठीक है ना। ये हमारा वर्टिकल है, ठीक है। आपने बॉल को फेंका हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, मतलब आपने अपनी तरफ से जो वेलोसिटी दी बॉल को, वो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में दी? एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, ठीक है ना। तो ये केस हम यहाँ स्टडी करते हैं। मतलब आपने बॉल को ऐसे नहीं फेंका किसी एंगल पे, आपने बिल्कुल धरती के पैरेलल बॉल को फायर किया। तो इस केस में क्या होगा वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं इसकी। तो अब हम मान लेते हैं कि सपोज ये हमारा वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, और ये है मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। अब ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपली दिस इज माय ग्राउंड, धरती का सरफेस, ठीक है। और ये वर्टिकल सरफेस है, ये मेरा ओरिजिन है यहाँ, ठीक है। इसमें सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया ए, और इस पॉइंट ए से मैंने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया, ठीक। यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया। जब मैंने यहां से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया और सपोज उसको मैंने पैरेलल फेंका हॉरिजॉन्टल के, मतलब मैंने उसको सारी वेलोसिटी शुरू में कौन सी डायरेक्शन में दी? एक्स डायरेक्शन में दी। तो इसको मैंने एक्स डायरेक्शन में फेंका है, देखो कौन सी डायरेक्शन में फेंका है मैंने इसको? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए एक्स डायरेक्शन में मूव करता रहेगा? नहीं। क्यों नहीं मूव करेगा एक्स डायरेक्शन में? क्योंकि भैया ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा कि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी, और इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा धरती पे आके, है ना। ऐसा ही होगा ना। तो यही चीज हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो ये जो ग्राफ है ना, एक कर्व्ड है, आप देख सकते हो। तो अभी हाँ, हम एक तो यही प्रूव करके दिखाएंगे कि इसका जो पाथ होगा वो कर्व्ड होगा, ठीक है। अब पाथ को क्या बोला जाता है प्रोजेक्टाइल के केस में? ट्राजेक्टरी। क्या बोला जाता है भाई? ट्राजेक्टरी बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज ट्राजेक्टरी। ट्राजेक्टरी क्या होती है बेटा? पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या होती है? पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले तो आज हम यही प्रूव करेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल का जो ये पाथ है ये कर्व्ड होगा, ठीक है ना। कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। तो अब इसका जो मोशन है, ठीक है, तो पहला जो है हम इसमें इसका पाथ ही निकालने वाले हैं, जिसे हम बोलेंगे ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ हम स्टडी करेंगे दैट इज ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये पहली चीज है जो हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे कि पाथ कैसा होगा। अब जैसा मैंने बताया था कि भाई दो तरह का मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, दोनों को हम अलग अलग से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। अब मैं अगर बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन की यहाँ पे बात करता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो इनिशियल स्पीड है इसकी एक्स डायरेक्शन की, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब यहाँ मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। एक्स डायरेक्शन में जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो u है, देखो। और एक्स डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए एक्सेलरेशन कितनी है एक्स डायरेक्शन में इसकी? 0, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब सपोज जब इसको मैंने फायर किया, तो किसी टाइम पे हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसको जब फायर किया गया, कहाँ पहुंच गया किसी टाइम पे? वो पॉइंट पी पे पहुंच गया। सपोज कहाँ पहुंच गया किसी टाइम पे? ये पॉइंट पी पे पहुंच गया, ठीक। तो अब अगर इस पॉइंट पी पे हम देखें तो पॉइंट पी पे पहुंच गया। मान लें यहाँ तक आने में इसको, यहाँ से यहाँ तक आने में इस प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा? सपोज भाई टी टाइम लगा, सपोज यहाँ तक आने में, ठीक है। तो अब यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स डायरेक्शन में तो इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है भाई? एक्स, ठीक है। और अगर कोई मेरे से पूछे कि वाई डायरेक्शन में कितनी मूवमेंट हुई है, तो हम कह सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में इतना नीचे आ गया है ना, इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई है बड़ी। देखो पहले यहाँ था, आगे गया, कितना आगे गया? एक्स एक्स आगे गया,
इतनी डिस्टेंस आगे आया x डिस्टेंस, और कितना नीचे आया y डिस्टेंस नीचे आया। ठीक है, तो इसका मतलब x डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है sx। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है x डायरेक्शन में x। अब अगर मैं यहाँ इक्वेशन यूज कर लूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, s की जगह आ जाएगा मेरे पास यहाँ x, इनिशियल स्पीड की जगह आ जाएगा u, टाइम की जगह t, प्लस हाफ एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन कितनी है अभी x डायरेक्शन में 0, क्योंकि ये x डायरेक्शन की बात हो रही है देखो। ठीक है, x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, x डायरेक्शन की स्पीड, x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन, तो यहाँ आएगा 0 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास आ गया x इक्वल टू यू टी। ठीक, तो यहाँ से मैं टाइम निकाल लूंगा, टाइम आ जाएगा x बाय यू। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इसे, इक्वेशन 1। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गई। ट्रेजेक्टरी में हॉरिजॉन्टल मोशन में इक्वेशन यूज की जिससे हमने टाइम निकाल लिया। अब हम स्टडी करेंगे बच्चों वर्टिकल मोशन। ठीक है, क्या स्टडी करेंगे, अब हम वर्टिकल मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक, तो अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूं बच्चों, ठीक है, किसकी बात करता हूं, अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बच्चों वर्टिकल मोशन की, तो अब वो देखो, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं भाई। स्क्रीन क्लियर कर देते हैं भाई, स्लाइड्स कम हो चुकी हैं। चलो, तो अगर अब बच्चों मैं बात करता हूं वर्टिकल मोशन, ठीक है, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब वर्टिकल मोशन को अगर मैं स्टडी करूं तो क्या होगा, अब देखो हमारे पास था क्या, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, जिसे हमने ग्राउंड बोला था। ये इस पॉइंट ए से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका था, वो ऐसे गया था, और किसी टाइम पे हमने माना जब उसको फेंका गया वो पॉइंट पी पे था, और टाइम कितना था यहाँ पे टी। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई एक्स डायरेक्शन में उसकी एक्स, और वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई भाई वाई डिस्प्लेसमेंट, और इसको कितनी स्पीड से फेंका गया था, इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में यू, वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 0। तो अब हम वर्टिकल मोशन यानी कि वाई एक्सिस की बात करेंगे, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, वर्टिकल मोशन मतलब वाई एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है बेटा, किसकी बात करेंगे हम, वाई एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाई एक्सिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई एक्सिस में अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, इसके केस में अगर मैं वाई एक्सिस में देखता हूं, या मैं वहीं से आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देखो, अब वाई एक्सिस के मोशन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, देखो वाई डायरेक्शन में यहां था अभी ये, यहां से यहां तक पहुंचा, तो वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है वाई, है ना, यही हुई है ना। तो इसको लिख लेते हैं। तो वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई पी पॉइंट पे वाई, और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी थी भाई 0, क्योंकि हमने तो इसको सारी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में दी थी, एक्स डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी 0 होगी इनिशियल। और वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है, धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स इसे कहाँ खींच रही है, नीचे खींच रही है। और धरती आपको पता है कितनी एक्सेलरेशन से नीचे खींचती है हमें, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम यहाँ पे टी है। अब यहाँ अगर मैं इक्वेशन यूज करता हूँ बच्चों, तो इक्वेशन बनती है एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्र। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र की इक्वेशन मैंने यहाँ यूज कर ली। एस वाई की जगह मेरे पास आ गया वाई, यू वाई मेरा कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन कितनी है जी इंटू टी स्क्र। तो यहां से y मेरे पास आ गया बच्चों हाफ जी टी स्क्र, ये आ गया y। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है ना, अभी अभी आपने निकाला था, ये देखो अभी अभी आपने निकाला था कि t किसके इक्वल था x बाई यू। तो यहाँ t की वैल्यू रख दो भाई। टाइम कितना आया था हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन में स्टडी करके, टाइम तो उतना ही रहेगा ना यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, तो टाइम आया था x बाई यू, तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ। तो y इज इक्वल टू बनेगा हाफ जी एक्स बाय यू का स्केयर। तो यहां से y हमारे पास आ जाएगा हाफ जी स्केयर अपॉन यू स्केयर। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं तो y मेरे पास बनता है g अपॉन 2
u स्क्वायर और सारे के बाहर ये x स्क्वायर, ठीक है ना। अब g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू फिक्स है, और ये जो मैंने यहाँ 2 लिखा ये भी फिक्स है, u इनिशियल स्पीड ये भी फिक्स है, तो ये पूरी टर्म मेरी कांस्टेंट हुई। क्या हुई, पूरी टर्म मेरी ये कांस्टेंट। अगर मैं इनकी वैल्यूज रखूं तो ये कांस्टेंट बनती है, तो इसको पूरे को मैंने कांस्टेंट मान लिया k, क्योंकि भाई g की वैल्यू फिक्स होती है। कितनी है g की वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u भी मेरा फिक्स है इस टाइम पे, इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं तो मेरे पास यहां से आ जाता है y इज इक्वल टू, उसको मैंने कांस्टेंट मान लिया, इनटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाता है बच्चों, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, कोई भी इस तरह की कर्व्ड स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। जैसे देखो बच्चों, इक्वेशंस होती हैं ट्रेजेक्टरीज की, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, या आप प्लस वन में पढ़ोगे आप। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट, एम स्लोप, y और x कोऑर्डिनेट हमारे, है ना। इसी तरह से y और x के बीच में जो ये वाली रिलेशन है ना, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसे पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला इस तरह की शेप को बोला जाता है। जैसे देखो स्ट्रेट लाइन ये है, ये एक सर्कल है ना, ये एक इलिप्स है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है। इसी तरह से ये जो कर्व्ड शेप होती है, इसे क्या कहा जाता है भाई, प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। क्या, प्रोजेक्टाइल नहीं, सॉरी, इसे पैराबोला कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों, जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। कैसा होता है उसका पाथ, पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है जी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसमें हमने इसका पाथ प्रूव करके दिखाया कि कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अब हम बच्चों के 2 टॉपिक जो इसमें रह गए वो फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे, मतलब प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक हवा में रहा, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं कि कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हमारा हवा में रहता है। तो देखो कि सपोज ये हमारा वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका था और प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका था विद वेलोसिटी u। सारी वेलोसिटी x डायरेक्शन में दी थी उसको, और प्रोजेक्टाइल ने कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया, ठीक है। यहाँ पे वो टकरा गया पॉइंट बी पे, पॉइंट ए से फेंका था और पॉइंट बी पे टकरा गया। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि हमारा प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक हवा में रहा। फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि इट इज द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, ये वो टाइम है जिसके लिए प्रोजेक्टाइल किस में रहता है, हवा में रहता है, ठीक है। कि हवा में रहता है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ अब हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकालना है। तो देखो कैसे निकाल लेंगे, सिंपल है। हम इसके वर्टिकल मोशन में इक्वेशन यूज कर लेंगे। वर्टिकल मोशन में को हम इसकी स्टडी करेंगे। अब हमने माना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो है हमारी हाइट h। कितनी हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, सपोज h हाइट से फेंका गया। अब यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को, t, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में बच्चों कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट t लगेगा। तो इसी चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैं इक्वेशन यूज करने वाला हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब s जो वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन के लिए s कितना है, h, है ना। वर्टिकल मोशन के लिए a से b तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है वर्टिकल डायरेक्शन में, h, है ना। अभी यहाँ था इतनी हाई, इस पॉइंट पे था यहाँ a पॉइंट पे, और a पॉइंट से जब ये b पॉइंट पे गिरा तो वर्टिकली कितना नीचे आ गया, h। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h। टाइम कितना लगा a से b तक आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट t। एक्सेलरेशन कितनी है नीचे आने की, g, है ना। y डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन लगती है, g। तो ये वैल्यूज यहाँ रख लेंगे।
और इनिशियल स्पीड आपको पता ही है वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है भाई, 0। यहाँ पे ये जो भी बात हो रही है ये वाई डायरेक्शन की विद रिस्पेक्ट में हो रही है, ठीक है। तो इक्वेशन बच्चों यहाँ से बनेगी हमारी ये, एस वाई की जगह आ जाएगा एच इज इक्वल टू यू वाई हमारा है 0 इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी होती है इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों हमारे पास एच आ जाएगा जी अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास टी स्क्वायर आ जाएगा 2h अपॉन जी। तो टी यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g. So this is the formula for calculating the time period of a projectile fired parallel to the horizontal. तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। आप देख सकते हो टाइम पीरियड हाइट पे डिपेंड करता है, जितना ऊपर से आप किसी चीज को फेंकोगे ना नीचे आने में उतना ज्यादा वो टाइम लेगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो होने वाला है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद नेक्स्ट जो हमें टर्म निकालनी है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें निकालना है बच्चे दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है कि मान लिया ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ से आपने विद वेलोसिटी यू एक्स डायरेक्शन में सारी वेलोसिटी दे दी एक प्रोजेक्टाइल फेंका जिसने कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया, और टी टाइम के बाद, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, इतने टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल यहाँ पे टकराया, तो ओरिजिन से ग्राउंड पे कितनी दूर जाके गिरा वो उसे क्या बोला जाता है, उसकी रेंज बोला जाता है कि कितनी दूर जाके प्रोजेक्टाइल गिरा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल सिंपली, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, बेसिकली द हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, उसे हम बोलते हैं उसकी रेंज। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दोस्तों। अब देख सकते हो यहाँ से ये यहाँ आ गया कितने टाइम में, टी टाइम में। तो एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है टी टाइम बाद, जो रेंज के इक्वल है आर के इक्वल। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है यू, थ्रू आउट यू वेलोसिटी रहती है एक्स डायरेक्शन, मतलब आगे जाने की स्पीड इसकी कांस्टेंट रहेगी यू, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही। और टाइम कितना लगा है यहाँ तक पहुंचने में, टी। इक्वेशन यूज कर लेते हैं। और दूसरा एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में कितनी है, 0। अब इक्वेशन यूज कर लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वैल्यूज रखो, एस की जगह आ जाएगा रेंज आर, यू एक्स की जगह आ जाएगा यू, टी की जगह आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन कितनी है भाई 0, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी का स्क्वायर। तो 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0, तो हमारे पास बचा आर इज इक्वल टू यू इंटू टी। अब यहाँ से टी की वैल्यू रख दो u इंटू टी, टी अभी अभी निकाला था हमने, टी कितना था अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, तो यहाँ पे टी की वैल्यू रख देंगे अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी। सो दिस इज द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल कि वो एक्स एक्सिस पे कितनी दूर जाके गिरेगा। तो आप देख सकते हो रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे भी डिपेंड कर रही है, दूसरा रेंज स्पीड पे भी डिपेंड कर रही है। जितनी ज्यादा तेज आप प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे पैरेलल हॉरिजॉन्टल के, वो उतना ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ठीक है जी। तो ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके बाद एक टॉपिक और रहता है आपका, वो है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी पूछ ली जाए प्रोजेक्टाइल की तो क्या हो, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, के किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो देखो सिंपल है, इसके लिए वही हमने माना हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी u। सारी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, है ना, ऐसा ही होगा।
अब अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया एक पी और मुझे कहा गया कि इस पॉइंट पी पे उसकी नेट वेलोसिटी बताओ कितनी है, तो यहाँ पे बच्चों हमने वेक्टर पढ़ा है ना, तो यहाँ वेक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। पी पॉइंट पे उसके बाद दो तरह की वेलोसिटीज है, एक तो एक्स डायरेक्शन वाली वी एक्स और एक वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी वी वाई। तो इन दोनों वेलोसिटीज को ऐड करके हमें नेट वेलोसिटी यहाँ पे मिलने वाली। ठीक, तो नेट वेलोसिटी कैसे मिलेगी भाई, पैरेललोग्राम लो लगा के, सबने पढ़ी है ना पैरेललोग्राम लो। तो अगर दो वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि वो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करे, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा इट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा v। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होने वाली है v, इट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। मतलब देखो ये पॉइंट P है भाई, एक वेलोसिटी तो इस तरफ जा रही एक्स डायरेक्शन में vx, जो किसके इक्वल है बेसिकली ux के ही इक्वल है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या रह रही है कांस्टेंट। तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे भी स्पीड u थी और यहाँ भी स्पीड ये कितनी रहने वाली है u, और एक इसके पास होगी वाई डायरेक्शन की स्पीड जो है वी वाई। अब देखो वाई डायरेक्शन में शुरू में तो स्पीड जीरो थी, लेकिन अब ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ती जा रही है और यहाँ पे मान ले कितनी होगी वी वाई। तो अब इनका हमें क्या निकालना है, वेक्टर सम निकालना है। क्या निकालना है हमें, इनका वेक्टर सम, क्योंकि अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं तो ये जो डायगोनल आएगा इट विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट विच इज v। ठीक है, फर्दर मैंने माना v जो है एक्स डायरेक्शन की स्पीड के साथ ही कितना एंगल बना रहा है बीटा, तो मुझे बीटा भी निकालना। तो सिंपल है दोस्तों, इस टाइम पे vx और vy के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। तो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का, कि रिजल्टेंट कैसे निकलता है आर अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पे v की जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का कैसे निकलेगा, अंडर द रूट ऑफ पहले वाली वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब vx का स्क्वायर प्लस दूसरी वेलोसिटी का स्क्वायर vy का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ vx vy इंटू कॉस थीटा। इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है जीरो, तो ये बनेगा अंडर द रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। cos 90 जीरो होता है, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये बचेगा। सो ये हमारे पास नेट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब जस्ट हमें vx और vy की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, vx और vy की वैल्यू हमें यहाँ पे बच्चों पुट करनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज u, vx तो u के इक्वल है। अब vy निकाल लेते हैं, यहाँ पे मान लिया टाइम कितना हो गया था t, तो मैं इक्वेशन यूज कर लेता हूँ vy निकालने के लिए, v इज इक्वल टू u प्लस at है ना। तो vy यहाँ से क्या आएगा, अब uy कितना है इनिशियल स्पीड y डायरेक्शन में जीरो, एक्सेलरेशन कितनी है g और टाइम कितना है t। तो यहाँ से सोल्व करके बच्चों y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी आ जाती है g इंटू टी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो ये सभी वैल्यूज जब यहाँ रखी जाएंगी तो v बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ vx का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर मतलब g t का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया, ये नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन भी निकालनी है, ठीक है, वेलोसिटी की क्या निकालनी है आपको, डायरेक्शन भी निकालनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी भाई वो देखेंगे सर। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन से यहाँ पे है भाई कि ये कितना एंगल बना रही है, ये डायरेक्शन निकालने मतलब ये एंगल बीटा निकालना, तो ये एंगल बीटा निकल जाएगा, ये सिंपल है ना। इस ट्रायंगल से मैं टेंजेंट बीटा निकाल लेता हूँ। ठीक, तो टेंजेंट बीटा अगर मैं इस ट्रायंगल से निकालता हूँ, देखो ये ट्रायंगल बन रही है ना, यहाँ पे देखो ये जा रही है हमारी vx, ये जा रहा है हमारा vy, और ये है हमारा रिजल्टेंट स्पीड, और ये बन रहा है यहाँ एंगल बीटा। तो अगर इसको मैं यहाँ से मिला दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, देखो है ना।
इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं क्या लगाता हूँ, टेंजेंट बीटा निकालता हूँ। टेंजेंट बीटा किसके इक्वल होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, वी वाई, क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर मतलब वी वाई अपॉन बेस, बेस मतलब वी एक्स, है ना। तो टेंजेंट बीटा यहाँ से बच्चों आ जाएगा वी एक्स अपॉन वी वाई अपॉन वी एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वैल्यूज रख देंगे भाई यहाँ पे। अब वी वाई की वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, कितनी थी, जी इंटू टी, और वी एक्स की वैल्यू कितनी थी, यू। तो दिस इज द डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन के वो कितना एंगल बनाएगी एक्स डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को जो है सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को वीडियो शेयर करें प्लीज। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।